पिछले वीडियोस में कवर किया था पार्ट 1 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 2 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को। ठीक है। आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, है ना, फोर्स लेबर, सेलिंग एंड बाइंग, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द ह्यूमंस। ठीक है। फिर इमोरल एंड ट्रैफिकिंग, देवदासीज एंड स्लेवरी, एनी टाइप ऑफ दिस एक्टिविटी, है ना, इसे ह्यूमन बीइंग में प्रोहिबिट करना है, ट्रैफिकिंग प्रोहिबिट करना है हमें। ये कहता है आर्टिकल नंबर 23, ये प्रोहिबिटेड है। और ये दोनों इंडियन सिटीज़न हो चाहे फॉरेन सिटीजन को, ठीक है, दोनों के लिए अप्लाई होता है। ठीक है। फिर ये कहता है कि डीम्ड, जो भी ऐसी एक्टिविटी करता पाया जाएगा वो डीम टू बी ऑफेंस रहेगा और उसे पनिश किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, ये क्लॉज 1 कहता है। ठीक। फिर 23 का क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्टेट कैन नॉट फॉरबिड टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पस ऑन अ बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि सपोज कोई नेशनल सर्विस या नेशन के लिए अगर ड्यूटी नेशनल ड्यूटी की ज़रूरत है ना, नेशन को कोई ड्यूटी की ज़रूरत है, सपोज़ कोई इमरजेंसी कंडीशन आ गई है हमारे कंट्री में, ठीक है, और हमें नेशन को सर्व करने के लिए ज़रूरत है, तो उस केस में, ठीक है, अब वो नहीं करना चाहते तो भी हम फोर्स कर सकते हैं सिटीजन को कि भाई आपको नेशन के बेनिफिट के लिए इस चीज़ को, सर्विस को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। उस केस में स्टेट कर सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट कर सकता है लेकिन वहाँ किसी रेस, क्लास, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। ठीक है। वहाँ भी आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, मतलब आप करा रहे हो तो भाई सभी को करा सकते हो, है ना, कराओगे। ऐसा नहीं कि वहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को करवा रहे हो या रेस के बेसिस पे या क्लास के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करके काम करवा रहे हो, तो वैसा नहीं। ठीक है। बट ये याद रखोगे, ये बहुत रेयर कंडीशन, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट। ठीक है। ऐसा कोई कंडीशन आया तब की बात हो रही है। ठीक है। तो ये आर्टिकल नंबर 23 ये है। ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 24, ठीक, एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड था। तो पहला एक्सप्लॉइटेशन 23 में क्या हो रहा था कि भाई ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग को प्रोहिबिट करना है, जैसे देवदासी प्रथा, स्लेवरी प्रथा, ठीक है, सेलिंग एंड इमोरल एक्टिविटीज़, है ना, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को प्रोहिबिट करना था। फिर अब क्या बोल रहा है 24, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज इन एनी फैक्ट्री, माइंस और हजार्डस एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। मतलब हम लोग को 14 साल, 14 ईयर से कम, है ना, 14 ईयर से कम के बच्चों को किसी भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें प्रोहिबिट करें हार्मलेस और इनोसेंट वर्क पे। इसका मतलब क्या है, सपोज़ कोई बच्चा अपने ही घर के दुकान में काम कर रहा है थोड़ी हेल्प करने के लिए, तो क्या हम उसे, उनके पेरेंट्स को अरेस्ट कर लेंगे क्या कि आप ज़बरदस्ती उनसे चाइल्ड लेबर करवा रहे हो? नहीं। ठीक है। कोई ऐसा काम है जिसके लिए उसे पैसे की ज़रूरत है और वो कुछ बेसिक काम करना चाहता है जो कि हजार्डस नहीं है, तो भी हम उसे अलाउ करेंगे। ठीक है। ये, और हमने स्कीम भी लाया था और नारा भी दिया था, बचपन बचाओ आंदोलन। ठीक है, कैलाश जी ने 2014 पे। फिर चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन रेगुलेशन भी आया है 2016 पे, इसे, है ना, अपडेट भी किया गया। ठीक है। तो ये दोनों प्रोविज़न है। तो यहाँ हम लोग का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ख़त्म होता है। 23 में है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड और 24 में है, ठीक है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर ऑफ एज। ठीक है। अब हमारा पार्ट 4 की बात करते हैं। पार्ट 4 कहाँ से कहाँ तक कैरी होगा? 25 से 28। ये है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, रिलीजियस फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
जैसा भी हो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 25 देखो, ये 4 पार्ट में 25 में बात किया गया है इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम के राइट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है ऑल द पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू, है ना, फ्रीडम टू कंसाइज, राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपोगेट एंड रिलीजन। ठीक है, प्रोपोगेट रिलीजन, सॉरी ये थोड़ा मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट रिलीजन। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यही क्लॉज ए में बताया गया है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइज से मतलब क्या है। ठीक है, मतलब इनर फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशन विद द गॉड। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल का फ्रीडम है कि वो गॉड को किसी भी रूप में मान सकता है। ठीक है, ये उसकी फ्रीडम में आते हैं। राइट टू प्रोफेस, मतलब कि कोई भी सिटीजन, उसको राइट है कि वो डिक्लेयर कर सकता है अपने बिलीफ, फेथ फ्रीली एंड ओपनली। ठीक है, सेकंड है राइट टू प्रैक्टिस, कि भाई अब परफॉर्म कर सकते हैं अपनी रिलीजियस वर्शिप्स एंड रिचुअल्स को। ठीक है, फिर बात आता है राइट टू प्रोपोगेट, यानी प्रचार कर सकता है, ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, अपने रिलीजियस बिलीफ को। इसका मतलब ये नहीं होता था कि दूसरे के बिलीफ्स को हैम्पर करना है, इसमें कहा गया अपने बिलीफ्स को आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर बात आता है 26 में रिलीजियस ग्रुप के राइट्स के बारे में, रिलीजियस ग्रुप्स के राइट्स के बारे में। तो इसमें कहा गया है राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, यानी हम इंस्टीट्यूशन फॉर्म कर सकते हैं ए में। ठीक है, फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। बी में बताया गया है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने अफेयर को फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं इन मैटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, फिर राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इंस्टीट्यूशन बना है, अपने खुद के अफेयर कंडक्ट कर रहे हैं, तो भाई उन्हें प्रॉपर्टी, इस चीज़ के लिए जगह की भी ज़रूरत होगी, तो प्रॉपर्टी, मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। फिर राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, इसके लिए भी जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग वो इस प्रॉपर्टीज़ को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 27, आर्टिकल नंबर 27 क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन और रिलीजियस डोमिनेशन। किसी पर्सन को आप कंपेल या उनसे किसी भी टाइप का टैक्स कलेक्शन नहीं करेंगे फॉर दी प्रमोशन ऑफ देयर रिलीजन, मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। जैसे कि हम जानते हैं पहले के ज़माने में जजिया कर हुआ करता था। ठीक है, ये ईयरली टैक्स हुआ करता था जो हिंदुओं या हम बोल सकते हैं नॉन मुस्लिम्स, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को पे करना रहता था फॉर देयर रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए, है ना उन्हें ये टैक्स पे करना पड़ता था। तो इस चीज़ों को सब ध्यान में रखते हुए हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया, लेकिन बोल रहा है कि टैक्स नहीं ले सकते, लेकिन फ़ी कैन बी फिक्स्ड फॉर मेंटेनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेम्पल। सपोज, है ना, हम भाई किसी अगर रिलीजियस प्लेस को प्रोटेक्शन दे रही है गवर्नमेंट और रेगुलेट कर रही है, ठीक है, बहुत सारी प्लेसेस हैं, ठीक है, तो वहाँ उनके मेंटेनेंस के लिए फ़ी कलेक्ट किया जा सकता है, टैक्स तो नहीं बट फ़ी कलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि स्टेट शुड नॉट स्पेंड द पब्लिक मनी कलेक्टेड बाय द टैक्स फॉर प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए स्टेट जो है टैक्स को यूज़ नहीं करेगा फॉर देयर प्रमोशन, है ना, और मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, कोई टैक्स यूज़ नहीं कर सकते आप। जो उससे फ़ीस कलेक्ट करेंगे उस जगह के एंट्री के लिए, वहीं के फ़ीस को आपको यूज़ करके उसे मेंटेनेंस करना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब है आर्टिकल 28,
28 काहे से रिलेटेड है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो 25 था वो इंडिविजुअल के रिलीजियस राइट, 26 था वो ग्रुप के रिलीजियस ग्रुप के राइट के बारे में था, 27 था वो टैक्स रिलेटेड टू दी, है ना, प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दी रिलीजन, और 28 है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, 28 का क्लॉज 1 क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शाल बी इम्पार्टेड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ होली और पार्शियली फंडेड बाय द स्टेट। ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट जिसको पूरी तरह से या हाफली फंड करता है, तो वहाँ किसी भी टाइप के नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शुड बी इम्पार्टेड, किसी भी टाइप का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा या नहीं किसी भी टाइप की रिलीजियस चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। आर्टिकल 28 का क्लॉज 2 बोलता है कि नथिंग इन द क्लॉज 1 में जो लिखा है वो स्टॉप नहीं करता, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट विच इज़ इस्टेब्लिश्ड अंडर द एंडोमेंट और ट्रस्ट विच रिक्वायर द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन टू बी द इम्पॉर्टेंट। अब ये बोल रहा है भले वो, है ना, उसको एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहा है स्कूल और वो आता है स्टेट के अंदर, बट वो कोई ट्रस्ट चला रहा है ना, तो और ऐसा ट्रस्ट जो रिक्वायर करता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, तो वहाँ ये जो क्लॉज 1 है वो लागू नहीं होगा, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, ये एक्सेप्शन है। जैसे कि क्रिश्चियन स्कूल्स चलते हैं, ठीक है, वहाँ तो इम्पार्ट किए जाते हैं, ठीक है, तो वो कई तो गवर्नमेंट भी कई चीज़ों को फंड करती है ना, थोड़ी सी मतलब फ़ंड कह सकते हैं, गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करती है स्कूल को बढ़ावा देने के लिए। सपोज़ उस एरिया में स्कूल नहीं है तो गवर्नमेंट सपोज टाई अप करके वहाँ से पढ़ा रही है, तो वहाँ अलाउड है। ठीक है, 28 का क्लॉज 3, नो पर्सन जॉइनिंग एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड एडेड बाय द लॉ कंपेल्ड टू टेक पार्ट इन रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, हाँ, लेकिन ये क्या कह रहा है, ठीक है, एड कर रही है स्टेट, ठीक है, वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शन तो दिए जाएंगे, लेकिन आप कंपेल नहीं कर सकते, किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि वो पार्टिसिपेट करे। भाई वो उसकी विलिंगनेस है ना, उसकी विलिंगनेस है, कंपेल नहीं कर सकते। ठीक, तो ये हमारा पार्ट 4, एक सेकेंड, ये हमारा पार्ट 4 ख़त्म हुआ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पार्ट 5 में, और फंडामेंटल राइट, जो कि है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जो कि कवर करता है आर्टिकल 29 से 30। ठीक है, तो आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट के को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। तो 29 का क्लॉज 1 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज और स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन हैज़ अ राइट टू कंजर्व। मतलब कोई माइनॉरिटी है ना, वो किसी भी सेक्शन ऑफ दी मतलब कोई भी सेक्शन ऑफ द सिटीजन है, वो किसी भी पार्ट में रहता है कंट्री के, उसका खुद का एक अलग लैंग्वेज है, भले उसे 4 लोग बोले 5 लोग बोले कि कम्युनिटी छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन उसे राइट है अपने कंजर्व करने का अपने लैंग्वेज को और स्क्रिप्ट को, कल्चर को। ठीक है, 29 का क्लॉज 2 क्या कहता है? नो सिटीजन शाल बी डिनाइड इन एडमिशन इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडेड बाय द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। मतलब कोई भी सिटीजन, चाहे वो कोई भी सिटीजन हो, उसको आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते जो अंडर स्टेट आता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज के। ठीक है, फिर 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप कर सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ऑल माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये है 30 का 1 क्लॉज, ठीक है, 30 का क्लॉज 1। 30 का क्लॉज 2 क्या कहता है? स्टेट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट इन एडिंग ग्रांट टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माइनॉरिटी, रिलीजन, ठीक है, लैंग्वेज। मतलब कोई भी स्टेट जैसे है कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो सब बराबर है स्टेट के लिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो माइनॉरिटी सेटअप किया है तो उसको कम एड दिया जाएगा या किसी दूसरे को ज़्यादा दिया जाएगा, नहीं, सबको एड जो प्रोवाइड करेगा वो सेम नॉर्म्स के थ्रू स्टेट फंडिंग करेगा, ठीक है। तो भाई हमारे ये पार्ट 5 ख़त्म हो गया। पार्ट 6 क्या था? पार्ट 6 था हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपेल कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसे हटाकर लीगल राइट बनाया गया और 300A भी ऐड किया गया, ठीक है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। अब बात करते हैं पार्ट 7। अब किस चीज़ की बात करते हैं? पार्ट 7। पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल कवर होता है 32, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कन्फर करता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय, है ना, एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग। मतलब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट तो बता दिए गए हैं, लेकिन अगर उन्हें प्रोटेक्शन ना दिया जाए, उन्हें सही तरीके से लागू करने के लिए कोई प्रोविज़न ना हो, तो फंडामेंटल राइट किस काम के? तो जो ये हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, ये एनफोर्समेंट कराता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन या ब्रीच को, इसलिए इसे सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है ना। और गारंटी कौन प्रोवाइड करता है? सुप्रीम कोर्ट। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट। तो इसके तहत अगर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं तो क्लॉज ए कहता है राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट। आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो फॉर द ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट। क्या होता है, किसी भी केस, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल केस हो, आपको लेवल के थ्रू मूव करना रहता है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यहाँ अगर आपका डिसीजन आपके पक्ष में ना है तब आप हाई कोर्ट मूव करोगे, सेटिस्फाई ना हो तो। फिर अगर आप यहाँ के डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हो तब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मूव करोगे, ठीक है। बट इन द केस ऑफ फंडामेंटल राइट्स के ब्रीच के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इशू द डायरेक्शन और ऑर्डर्स और रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, स्टेट और गवर्नमेंट को, ठीक है, फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक। तो अब हमारे पास 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, जो ये ऑर्डर्स हो चाहे रिट्स, है ना, रिट्स जो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। क्या क्या होते हैं? हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टाइडरी, क्यू वारंटो, ठीक है। ये 5 प्रकार के हमारे पास रिट्स होते हैं, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ठीक। अब थोड़ा सा देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। पहले फंडामेंटल राइट के से रिलेटेड जो रिट्स थे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर सकता था, बट सुप्रीम कोर्ट, सब आदमी सुप्रीम कोर्ट मूव करना इजी भी नहीं था और सुप्रीम कोर्ट के पास बर्डन भी बहुत था। तो इसलिए हाई कोर्ट को भी पावर दिया गया कि वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड भी रिट्स हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 को यूज़ करके जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226, ठीक है। अब जो जुरिडिक्शन एरिया होता है ये पूरे नेशन से रिलेटेड, ये नेशन वाइड, मतलब कोई भी स्टेट का मैटर हो आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो, बट हाई कोर्ट अपने स्टेट के फंडामेंटल राइट से रिलेटेड मैटर्स को ही देखता है, ठीक है। ये पूरे इंडिया का देखता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स सिर्फ फंडामेंटल राइट से रिलेटेड रिट्स जारी कर सकता है, ठीक है, बट हाई कोर्ट लीगल और फंडामेंटल दोनों। ये थोड़ा कुछ बेसिक हम देख लिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रिट्स है उनके बारे में। हेबस कॉर्पस,
हेबस कॉर्पस का मीनिंग होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, ठीक है। ये कब किया जाता है? इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है किसी को, तो आप कोई भी आदमी, ठीक है, कोर्ट मूव कर सकता है। सपोज़ मैं फ्रेंड हूँ, मेरे को पता है कि वो इलीगली डिटेन किया गया है, तो मैं कोर्ट मूव कर सकता हूँ, ठीक है। फिर कोर्ट क्या करेगा? रिट जारी करेगा टू प्रोड्यूस दी एंड एग्जामिन दी लीगैलिटी ऑफ दी, तो लीगैलिटी चेक करेगा ऑफ द डिटेंशन का, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर के थ्रू अगर आपको डिटेन किया गया है तो भाई ये रिट आप पे लागू नहीं होगा, ठीक है। और आउटसाइड दी जुरिस्डिक्शन, अगर सपोज डिटेंशन हुआ है फॉरेन में, तो भाई हमारी जो कंट्री की सुप्रीम कोर्ट है वो इस चीज़ पे नहीं फैसला सुना सकती, ठीक है। अब इसमें कौन कौन कवर होते हैं? ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, प्राइवेट, सारे लोग कवर होते हैं, ठीक है। फिर मैंडेमस बोलता है वी कमांड इफ़ द पब्लिक अथॉरिटी डिनाइज टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी यानी पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ आते हैं, ठीक है, वो उनके जो ऑफिसर है वो अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म करने से डिनाई कर देते हैं, तो आप मूव कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि भाई आपको जो भी सर्विस चाहिए वो आपको प्रोवाइड की जाए। अब ये किसको इशू नहीं किया जा सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल को नहीं दिया जा सकता, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के लिए भी नहीं आप जारी कर सकते मैंडेमस को, ठीक है। तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक। अब प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड है ना, इसका मतलब होता है टू फॉरबिड। सपोज ये हमेशा हायर लेवल ऑफ कोर्ट अपने लोअर लेवल ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल्स को ये जारी करता है, ये प्रोहिबिट करता है। उसको लगता है कि सपोज़, ठीक है, कोई केस है जो उसके जुरिडिक्शन से बाहर है, ठीक है, तो उस मैटर को ये प्रोहिबिट करता है, उसे है ना वॉर्न करता है कि भाई ये आपके जुरिडिक्शन से बाहर है, इस पे आप फैसला नहीं सुनाएं, ठीक है। सटायररी, सपोज टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड, ये इशू हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है अगेंस्ट द पेंडिंग केस और डिसीजन बाय इट, ठीक है। तो ये बोलता है कि अगर ये क्या था, ये प्रिवेंटिव था। ये कैसा था? प्रिवेंटिव, यानी प्रिवेंट कर रहा है कि भाई आपसे गलती ना हो। ये जब हो चुका है, ये ऑलरेडी जब हो चुका है तब ग्रांट करेंगे। जब वो जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता फिर भी उस चीज़ पे डिसीजन दे दिया गया है, कोई लीगल एरर है या वायलेशन ऑफ कोई प्रिंसिपल लग रहा है उसे जस्टिस पे, तो हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इंस्ट्रक्ट कर सकता है, ठीक है। या तो फिर वो केस को उसके जुरिडिक्शन के बाहर है तो उसको केस को अपने अंडर ट्रांसफ़र ले सकता है, ठीक है। यहाँ वो उसे वार्न करता है, ये प्रिवेंटिव है, ठीक है। फिर क्यू वारंटो क्या बोलता है? व्हाट अथॉरिटी। ये क्या होता है? जब कोई है ना पर्सन जो कि पब्लिक ऑफिसर नहीं है लेकिन वो क्लेम करता है ना, क्लेम करता है टू बी अ पब्लिक ऑफिसर, कोई पब्लिक ऑफिसर बनने का क्लेम करके और कोई ऑफिस को एक्वायर कर लिया है, ठीक है, एक्वायर कर लिया है, तो भाई रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। और जैसे हमने इन्फॉर्म किया कि भाई एक ऑफिस है, सरकारी ऑफिस, वहाँ कोई गुंडा कब्जा करके या कोई इलीगल आदमी कब्जा करके वहाँ खुद बैठ रहा है उस ऑफिसर के जगह, है ना, और दूसरा कोई काम कर रहा है, तो यहाँ रिट जारी कर सकते हैं टू एग्जामिन दी लीगैलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ द पर्सन टू बी अ पब्लिक ऑफिसर, कि वो पब्लिक ऑफिसर है कि नहीं। और इसको कोई भी पर्सन कंप्लेंट कर सकता है या रिट मूव कर सकता है सुप्रीम कोर्ट ताकि रिट जारी हो सके, ठीक है। तो ये हमारे सारे पार्ट कवर हो गए, ठीक है। ये पार्ट 7 था, पार्ट 7 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ऑफ द फंडामेंटल राइट। अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 33, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल राइट है
फंडामेंटल राइट जो है का आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक कवर करता है। तो 33 क्या है, आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्म फोर्सेस के लिए क्या रूल्स हैं उसके बारे में बात करता है। तो इसमें ये कहता है कि एम्पावर टू रेस्ट्रिक्ट, है ना, ये एम्पावर करता है टू रेस्ट्रिक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, मतलब आर्म फोर्सेस के सर्टेन फंडामेंटल राइट्स को हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टू फॉर्म एसोसिएशन, है ना, जैसे कि एसोसिएशन या यूनियन नहीं बना सकते। कल के डेट में उन्होंने एसोसिएशन और यूनियन बना गया और स्ट्राइक में चले गए, तो भाई कंट्री के लिए तो थ्रेट हो जाएगा ना। उनकी अगर आर्मी है, मिलिट्री फोर्सेस है, पुलिस है, वो अगर काम डिले, मतलब वो अगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं तो ऐसे सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, ठीक है। अपोनेंट को चांस मिल जाएगा ना कि अटैक करने का। फिर आर्टिकल 34 मार्शल लॉ से रिलेटेड जो फंडामेंटल राइट है कि भाई अगर किसी एरिया पे मार्शल लॉ लगाया गया है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं। मार्शल लॉ लगा है तो वहाँ फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर आर्टिकल नंबर 35 क्या कहता है, अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट। तो भाई ये पावर वेस्ट किया गया है, पावर इज़ वेस्टेड टू द पार्लियामेंट टू अफेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। किसी फंडामेंटल राइट में कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको जो जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट को दिया गया है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। क्यों? क्योंकि इंटीग्रिटी, यूनियन, भाई इंटीग्रेट कौन कर रहा है सारे स्टेट्स को? पार्लियामेंट करता है, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट करती है, इसलिए यूनियन को पावर दिया गया है, ठीक है। बट अब फंडामेंटल राइट में कैसे सर्टेन इफेक्ट्स ला सकते हैं, किस टाइप के ला सकते हैं भाई? इसको फंडामेंटल राइट को और मजबूत करने के लिए ला सकते हैं, पॉजिटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, ये याद रखेंगे, वरना ये बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर करने के में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमारा फंडामेंटल राइट्स ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार जल्दी से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से हम लोग रिकॉल करेंगे, ठीक है, फास्ट एकदम, कि हम लोग क्या क्या देखें। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है फंडामेंटल राइट्स। आपको अभी तुरंत याद भी करा देता हूँ मैं, ठीक है। 12 से 35 आर्टिकल ठीक है। अब इसमें 7 पार्ट्स थे टोटल, जब इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्स्टिट्यूशन 7 पार्ट थे। पार्ट 1 क्या है? इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, आर्टिकल 14 से 18 तक। पार्ट 2 क्या था? राइट टू फ्रीडम, ठीक है, आर्टिकल 19 से 22। पार्ट 3 क्या था? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, 23 एंड 24, ठीक है। पार्ट 4 क्या था? रिलीजियस फ्रीडम एंड रिलीजियस राइट से रिलेटेड 25 से 28, ठीक है। पार्ट 5 क्या था? राइट ऑफ माइनॉरिटीज़, ठीक है, 29 से 30। और पार्ट 6 क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको रिपेल कर दिया गया, ठीक है। और पार्ट, ये 31 आर्टिकल था जो रिपेल हो चुका है, ठीक है। पार्ट 7 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है, ये है आर्टिकल नंबर 32। अब देखो ये सारे पार्ट्स याद कर लिए, ठीक है। 12 में क्या दिया था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट। भाई यहाँ 14 से चालू है, बट 12 13 कहाँ गया? तो 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया था, ठीक है। 13 में क्या दिया गया था? लॉ की डेफिनेशन बताई गई थी, ठीक है, और जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया गया था, ठीक है, कि कोई भी लॉ जो
है ना, वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को या ब्रीच कर रहा है किसी भी टाइप से, तो उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब भाई आर्टिकल 32 तक कवर हुए यहाँ। इसके बाद 33 आर्म फोर्सेस से रिलेटेड फंडामेंटल राइट्स को बताता है। 34 बताता है मार्शियल लॉ अगर लगा है तो फंडामेंटल राइट जो है वो अप्लाई नहीं होगा। 35 बताता है कि फंडामेंटल राइट में किसी भी टाइप के सर्टेन पॉजिटिव इफेक्ट्स लाने हैं तो वो जो पावर वेस्ट किया गया है, पावर दिया गया है, वो किसे दिया गया है, पार्लियामेंट को। ठीक है, तो ये ऐसे हम लोग ये इतने पार्ट्स याद कर लिए। अब थोड़ा डिटेलिंग में भी अगर आपको याद करना है तो 14 क्या था, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, इसके अंदर आता था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, जो कि यूएसए से है ना, एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ जो कि ब्रिटेन से है। ठीक है, ये है ब्रिटेन से, ये है यूएसए से। ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट रिजर्वेशन का देता है, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट इसलिए बोले कि ये इसमें रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट नहीं आते। आर्टिकल नंबर 15 क्या है, 15 है कि भाई स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, है ना, किसी को भी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर 16 क्या था, ठीक है, इक्वालिटी इन दी अपॉर्चुनिटी बाय द स्टेट, मतलब स्टेट किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन प्रोवाइडिंग दी अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। 17 क्या था, 17 मीन्स 17 खतरा, डेंजर, अनटचेबिलिटी। ठीक है, फिर 18 क्या था, 8 गेट मीन्स टाइटल, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, फिर 19 क्या था, ठीक है, चालू ही कहाँ से हो रहा है, देखो पार्ट, फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ए। ठीक है, बी क्या था, फिर हम लोग असेंबल होंगे। ठीक है, सी क्या था, फिर यूनियन बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। डी क्या था, फिर मूव करेंगे उसके लिए, प्रचार करने के लिए। ठीक है, फिर ई क्या था, ठीक है, फिर परमानेंट अपना ऑफिस बनाएंगे यानी रिसाइड करेंगे और सेटल करेंगे, हो जाएंगे। एफ क्या था, टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन। ठीक, फिर 20 क्या है, थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, 20 क्या है, 20 है रिलेटेड टू ऑफेंसेस, ओ फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस में हमने क्या बताया था, ठीक है, 20 का क्लॉज 1, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी जब आपने क्राइम कमिट किया है उसी के समय का आपको जो लॉ है ना, जो भी उस समय लॉ था उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिश किया जाएगा। ठीक है, और कोई भी जो भी आपको पेनल्टी है वो लॉ में जो लिखाया है उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा। फिर नो डबल जियोपार्डी, इसका मतलब कि आपको एक ही क्राइम के लिए 2 बार पनिश नहीं किया जा सकता। फिर नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, मतलब आपको फोर्स नहीं कर सकती पुलिस अपने खुद के खिलाफ विटनेस या गवाही देने से के लिए। ठीक है, फिर 21 क्या है, 1 से एल मीन्स लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, फिर 22 क्या होता है, 22 में है अरेस्ट एंड डिटेंशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें 2 टाइप के अरेस्ट होते हैं, एक प्यूनिटेटिव और एक होती है प्रिवेंटिव। ठीक है, अब इसमें हमें क्या क्या राइट्स दिए गए थे, फिर किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया वो बताएं, आपको हक है जानने का। ठीक है, आपको लीगल एड प्रोवाइड होने का, डिफाइंड बाय दी लॉयर, वो राइट है। 24 आवर्स के अंदर आपको जर्नी टाइम इंक्लूड करके मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, और मजिस्ट्रेट अगर फर्दर रिमांड ना दे तो आपको 24 आवर्स के अंदर रिलीज़ करना ज़रूरी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 23 क्या कहता है, ठीक है, ये आया हमारा ट्रैफिकिंग से, ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। और 24 क्या कहता है 24 कहता है कि भाई जो चाइल्ड लेबर नहीं करवा सकते आप, है ना, 14 ईयर्स के कम से के बच्चों को हजार्डस एक्टिविटीज़ में, वर्क में नहीं इंक्लूड कर सकते, बट इनोसेंट वर्क और नॉर्मल वर्क्स में किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर 25th क्या था,
भाई रिलीजियस राइट से रिलेटेड था, तो इंडिविजुअल के रिलीजियस फ्रीडम राइट। 26 रिलीजियस ग्रुप के राइट। 27 क्या था, टैक्स से रिलेटेड, कि भाई रिलीजन के मेंटेनेंस और प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं लेगी स्टेट, है ना। 28 क्या था भाई, क्या था, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, है ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड नहीं की जाएगी जो कि स्टेट फंडेड हो, होली या पार्शियली। बट वहीं कहीं एक्सेप्शन ये था कि अगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो अंडर स्टेट आती है, अगर उसे ट्रस्ट चलाती है जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड, मतलब रिलीजियस वे से जुड़ी हुई है ट्रस्ट, और वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना चाहती है, तो वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होंगे लेकिन उन्हें फोर्स नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर 29 क्या कहता है, 29 क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ राइट, माइनॉरिटी के राइट्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। तो कोई भी एनी सिटीजन, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ दी टेरिटरी ऑफ इंडिया में रहता है, विद इन द टेरिटरी, ठीक है, और वो अपने कोई कल्चर, ठीक है, कल्चर और लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को है उसका, तो वो उससे राइट है प्रोटेक्ट करने का, उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। 30 क्या कहता है कि माइनॉरिटीज़ को राइट है कि अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वो बना सकते हैं और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन को और स्टेट, जो स्टेट है वो किसी, जब वो फंडिंग प्रोवाइड करेगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, तो वो किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रेस माइनॉरिटी के बेसिस पे ही क्यों ना हो, उसे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, ठीक है। फिर 32, ठीक है, 31 तो रिपेल हो चुका था। 32 क्या है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये फंडामेंटल वायलेशन, राइट्स के वायलेशन के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, इसीलिए इसे सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, ठीक है। इसमें 5 टाइप के हैं हमारे पास, क्या क्या, मैंडेमस, ठीक है, एक सेकंड, पहला है हेबस कॉर्पस, इसे सीरीज में ही याद कीजिए, हेबस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रिवेंटिव, थर्ड है प्रोहिबिशन जो कि है प्रिवेंटिव, है ना, यह प्रिवेंटिव, ठीक है, और फिर है सटायररी, ठीक है, और फिफ्थ है हमारा क्यू वारंटो। ये 5 टाइप के रिट्स जारी कर सकता है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के अंडर करता है, और हाई कोर्ट की बात करें तो वो 226 के अंडर करता है आर्टिकल, ठीक है, 226 के अंडर। तो हेबस कॉर्पस का मीनिंग क्या है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ, यानी अगर इलीगल डिटेंशन हुआ है तो उसका अगर आप सुप्रीम कोर्ट मूव करते हो तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा कि चेक द लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, ठीक है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब होता है वीक कमांड, वीक कमांड, यानी कोई पब्लिक ऑफिसर, है ना, पब्लिक ऑफिसर, कोई पब्लिक सर्वेंट अगर डिनाई करता है हिज ड्यूटी, है ना, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से डिनाई करता है, तो हम लोग मूव कर सकते हैं कोर्ट, और कोर्ट फिर रिट जारी करेगा मैंडेमस और कमांड करेगा कि सर्विस प्रोवाइड की जाए, ठीक है। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन प्रिवेंटिव मेजर होता है जो कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को, है ना, प्रोवाइड करता है, ताकि अगर कोई केस उसके जुरिडिक्शन के बाहर है तो उसके लिए वो वार्न करता है, ठीक है। सटायररी क्या होता है, अगर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को जारी करता है अगर कोई केस उसके जुरिडिक्शन से, मतलब, और ये जब ऑलरेडी केस चालू हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, तब सटायररी होता है। तो अगर हायर कोर्ट जारी करता है कि अगर कोई केस उसके जुरिडिक्शन के बाहर डिसीजन दिया है उसने, तो उसे करेक्ट करे, या कोई केस उसके जुरिडिक्शन के बाहर है तो उसे ट्रांसफ़र कर सकता है वो, ठीक है, या कोई लीगल एरर नज़र आ रहा है हायर कोर्ट को तो ये जारी कर सकते हैं। क्यू वारंटो क्या होता है, क्यू वारंटो होता है वॉट अथॉरिटी, मतलब अगर कोई पब्लिक ऑफिस में
कोई स्टेट के अंदर जो ऑफिस आता है गवर्नमेंट ऑफिस में, कोई जो एम्प्लॉय है ऑफिसर के जगह या कोई एम्प्लॉय की जगह कोई और आदमी काम कर रहा है, ठीक है, तो ये रिट जारी कर सकता है, कोई भी इस चीज़ का कंप्लेंट कर सकता है और रिट जारी कर सकती है कोर्ट कि भाई कि आप उसकी लीगैलिटी चेक कर सकती है कि वो एक्चुअल में गवर्नमेंट सर्वेंट है कि नहीं, कोई उसके जगह दूसरा तो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, और विथ व्हाट अथॉरिटी यू आर सिटिंग इन दी ऑफिस ऑफ पब्लिक्स, है ना, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट यहाँ ख़त्म होता है।